हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स को। इसके प्रीवियस 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप पहले उसे देख लें, उसके बाद इस हार्मोन के पार्ट में आएं। प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब इसके नाम हैं। हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में ऑक्सीन्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, इसकी बायो एसे, इसके डिस्कवरी, इसके फंक्शंस, सबके बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया है। एक ओवरव्यू लेते हैं ऑक्सीन्स के। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस नहीं किया था, रोल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीन्स को लेकर। नॉट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बल्कि रोल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीन। अब जैसा इसका रोल होगा वैसे ही इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अब हम ऑक्सीन के बारे में, अगर हम इसके रोल के बारे में देखें, तो नीट से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो इसके रोल के बारे में अगर ऑक्सीन्स से देखें, सो ऑक्सीन्स आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट, यानी कि ऑक्सीन को हम सीडलेस फ्रूट ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। अब ऑक्सीन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी यानी कि फ्रूट विदाउट सीड, सीडलेस फ्रूट ऑब्टेन करने के लिए। तो आखिर ये करता कैसे है? किस तरीके से सीडलेस फ्रूट हमारे पास ऑब्टेन हो सकते हैं? देखें जरा इधर। सो पार्थिनोकार्पी में एक्चुअली हम क्या करते हैं? पार्थिनोकार्पी ये एक टेक्निक है जिससे हम कैसा फ्रूट चाहिए, हमें हमें सीडलेस फ्रूट चाहिए। सीडलेस फ्रूट चाहिए। जैसे कि आप पपाया खाते हैं, आप वाटरमेलन खाते हैं, उसमें सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें अगर सीड ना हो तो बहुत अच्छा हो। सो टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट, पार्थिनोकार्पी इज डन। बट हाउ इट इज डन? देखिए, ये आपका स्टैमेन है, एंड ऑन द स्टैमेन दिस इज द एंथर विच बियर्स पॉलन ग्रेन। अब इसके ऊपर तो पॉलन ग्रेन होगा, पॉलन ग्रेन। और ये रहा फ्लावर का पिस्टिल, या जिसे आप कार्पेल भी कह सकते हैं। एंड दिस इज द स्वोलन स्ट्रक्चर विच इज द ओवरी पार्ट। सो दिस इज ओवरी एंड दिस इज स्टिग्मा। ये नेक पोर्शन स्टाइल कहलाता है। नाउ ऑन दिस स्टिग्मा pollen grains lie. So during pollination, this pollen grain comes from the anther to the stigma part. This is called as pollination. Pollination. अब ये pollination हो गया. So after pollination, pollination का process done. So after pollination, अगर ये हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, नेचुरली इसमें क्या होता है? सो आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन हो जाता है, सो आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन अगर हम नेचुरली की बात करें तो नेचुरली इसमें क्या हो रहे हैं? सो नेचुरली ऑक्सीन इंक्रीजेज इन ओवरी। ओवरी में, यहाँ पर ओवरी में ऑक्सीन का अमाउंट नेचुरली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यही वो कारण है, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ ऑक्सीन, सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीन इनसाइड द ओवरी, the size of ovary increases. Size of ovary increases, due to which this ovary gets converted into fruit. यही नेचुरल प्रोसेस है। नाउ अब हमें नेचुरली नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हम पार्थिनोकार्पी करवा रहे हैं आर्टिफिशियली। हमें सीडलेस फ्रूट चाहिए। टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट, हमारा पर्पस क्या है? अब सीडलेस फ्रूट ऑब्टेन करना, यानी कि इस ओवरी को की साइज को इंक्रीज तो करवाना है, बट यहाँ सीड नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम क्या करेंगे? नाउ सप्लाई, और यू कैन से इंट्रोड्यूस ऑक्सीन फ्रॉम आउटसाइड विदाउट पॉलिनेशन। यानी कि अगर इस स्टिग्मा के ऊपर अगर हम बाहर से ही ऑक्सीन लाकर अगर हम रख दें, यानी कि इंट्रोड्यूस द ऑक्सीन फ्रॉम आउटसाइड विदाउट पॉलिनेशन, और यहाँ पर इस जगह पर अगर हम ऑक्सीन का सप्लाई बाहर से करवा दें, ठीक है, ओवरी में, क्योंकि जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आता है इनके केमिकल सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज नेचुरल प्रोसेस। आप फर्टिलाइजेशन में इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th क्लास में।
बट यहाँ हमें सीडलेस फ्रूट ऑब्टेन करना है। तो ये नेचुरली ये क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन यहाँ से ऑक्सिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज ऑफ ओवरी इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज साइज ऑफ ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। अब हमें ये तो नेचुरली हो रहा है, तो यहाँ पर हमें सीड भी मिल जाएगा, हमें तो चाहिए सीडलेस फ्रूट। तो हम क्या करेंगे कि ये पॉलिनेशन के बाद ये हो रहा था, हम यहाँ पर आर्टिफिशियली यहाँ ऑक्सिन सप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमें कारण पता चल गया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ दिस साइज ऑफ द ओवरी। तो हमें वो रीजन पता चल गया कि ऑक्सिन के सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरी की साइज इंक्रीज हो रही है, जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तो मेल गैमेट विल कम, इट विल फर्टिलाइज द एग, और जिसके कारण इसमें सीड भी बन जाएंगे, हम वो नहीं करवा रहे हैं। वी आर सप्लाइंग दिस ऑक्सिन आर्टिफिशियली। तो अब क्या होगा इसके कारण, द साइज ऑफ द ओवरी विल इंक्रीज and it will get converted into fruit, but this fruit will be a seedless fruit. ये फ्रूट कैसा होगा, सीडलेस हो जाएगा। ऐसे ही ऑब्टेन करते हैं हम पार्थिनोकार्पी। ना, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एग्जाम्पल इन टोमेटोज ऑल्सो इट इज डन, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। 2,4-D is the best example. Herbicides means herbicide to eliminate herbs as a weeds which are present in the agricultural feed. weeds आप किसे कहते हैं, weeds आप कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स को। जो अनवांटेड प्लांट्स हो, जो आपने खेत में नहीं लगाया, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में अपने पर्पस से नहीं लगाया, उसको अनवांटेड प्लांट को आप क्या कहते हैं, वीड्स। तो अनवांटेड जो भी वीड्स होंगे, और अगर वो डाइकोटिलेडोनस वीड्स हैं, तो 2,4-D इज यूज्ड एज अ वीडिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जाता है। उसके बाद डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। 2,4-D किसी भी कारण से मोनोकोटिलेडोनस प्लांट को कोई भी हार्म नहीं करता। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये सारा पॉइंट हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल से। एक यहाँ नोट पॉइंट ऑक्सिन से रिलेटेड है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है एजेंट ऑफ ऑरेंज। ये बहुत बार आप देखेंगे, एजेंट ऑफ ऑरेंज। अगर एजेंट ऑफ ऑरेंज पूछा जाए तो व्हाट इज एजेंट ऑफ ऑरेंज, ये कुछ और नहीं बल्कि 2,4-D का ही दूसरा नाम है। 2,4-D विच इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, इसी का दूसरा नाम है एजेंट ऑफ ऑरेंज। ये जब आप स्टोरी एक पढ़ेंगे, वियतनाम के वॉर में इस 2,4-D को यूज किया गया था एज डिफोलिएटर। नाउ अब ये सब पॉइंट हमने ऑक्सिन से रिलेटेड बहुत ही डिटेल अपने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू लिया इस सेशन में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर प्लांट हार्मोन, दैट इज गिबरलिन, और यू कैन से गिबरलिक एसिड। तो या आप गिबरलिन्स कह लें या गिबरलिक एसिड कह लें, एक दूसरा टाइप का पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब तक 100 से ज़्यादा गिबरलिन्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स ऑल्सो। अब जिबरलिक एसिड से रिलेटेड कुछ आपके पास एक छोटी सी स्टोरी है इसके डिस्कवरी से रिलेटेड। वो ये है गिबरलिक एसिड, या शॉर्ट में आप जीए कह लें, या जिबरलिन। सबसे पहली बात कि ये कहानी है जापान के राइस फील्ड की। तो वहां पर देखा गया कि जो राइस के जो प्लांट है, राइस के जो प्लांट है, तो कुछ राइस के प्लांट्स वहां पर, नॉर्मली राइस के प्लांट्स 2-2.5 फीट से ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन अगर वही राइस के प्लांट्स अगर 7-8 फीट से बड़े होने लगे तो ताज्जुब की बात है। उससे हुआ क्या, नॉर्मली आपने देखा होगा लाइफ में कि हाइट ज़्यादा होने का फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन इस राइस प्लांट के साथ क्या हुआ कि हाइट गेन करने के साथ साथ इसका क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हाइट होने की वजह से, अगर इस राइस प्लांट की हाइट ज़्यादा हो गई, नॉर्मली होती है 2.5 फीट तक, ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर जो सीडलिंग्स लगे वो कैसे लगे, फुलिश सीडलिंग्स, फुलिश सीडलिंग्स लगे।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दिखेगा कि ये धान जैसे दिख तो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको राइस नहीं दिखेगी, इसके अंदर राइस नहीं बने, ठीक है? तो ऐसी हाइट का क्या फ़ायदा, जिस पर्पज़ से हमने इस पौधे को लगाया है, ये पौधा जाना जाता है जिस पर्पज़ के लिए कि राइस के लिए, और वही ना हो, तो ये तो एक तरह से इसकी हाइट गेन करने का बेवकूफ़ियाना हरकत हुआ। तो वहाँ की बात है, यानी कि जापान के खेत की, जापान के एग्रीकल्चरल फील्ड की। वहाँ पे जो फार्मर्स थे, वो अपना मिड डे मील ले रहे थे और वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कुछ प्लांट्स को देखकर कि इस प्लांट ने अपनी हाइट गेन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इसका तो नुकसान ही हो गया। इसमें तो फुलिश सीडलिंग लगे। फुलिश सीडलिंग एक इंग्लिश वर्ड है, उन्होंने एक्चुअली बोला था बेकाना डिजीज़, बेकाना डिजीज़। बेकाना एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है फुलिश सीडलिंग। इसका मतलब होता है फुलिश सीडलिंग। तो बाद में चल के इनके सिम्पटम्स क्या थे? इनके सिम्पटम्स थे कि इनका जो लीफ था, वो ग्रीन नहीं, येलो कलर का, पेल येलो लीफ थे। प्लांट जो थे, वो स्टेराइल थे। प्लांट वेयर स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब सीड प्रोड्यूस ही न करना, फुलिश सीडलिंग प्रोड्यूस करना, इसी को हमने बोला प्लांट इज स्टेराइल। और प्लांट की क्या हमने देखा? एबनॉर्मल हाइट। प्लांट की हमने देखा एबनॉर्मल हाइट, उम्मीद से कई गुना ज्यादा इसकी हाइट, जिसके कारण इसकी फुलिश सीडलिंग देखा गया। अब एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था ई कुरोसावा। ई कुरोसावा। उन्होंने क्या किया कि ऐसे प्लांट को लेकर आए, जो ऐसे प्लांट्स थे, ऐसे प्लांट को लेकर आए, ये एबनॉर्मल हाइट वाले प्लांट को वो लेकर आए, जिसमें फुलिश सीडलिंग लग रहे थे। इस प्लांट से उन्होंने एक फंगस आइसोलेट किया, एक फंगस आइसोलेट किया, एक फंगस मतलब फंगस आइसोलेट किया, जिस फंगस का नाम था जिबरेला फ्यूजिकुराई। जिबरेला फ्यूजिकुराई इस फंगस का नाम था, फ्यूजी कुराई। अब इस फंगस का नाम जिबरेला फ्यूजिकुराई, और इससे एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया गया जिसका नेचर था एसिडिक। उस केमिकल का नेचर कैसा था? एसिडिक, जिसकी वजह से इसकी एबनॉर्मल हाइट हो रही थी। उस केमिकल का नेचर कैसा था? एसिडिक। तो इसके नाम पर उस केमिकल का नाम रखा गया गिबरलिक एसिड। जिबरेला फ्यूजिकुराई से केमिकल आइसोलेट किया गया जिसकी वजह से उसकी एबनॉर्मल हाइट हो रही थी, तो उसकी वजह से उस एसिड का नाम रखा गया गिबरलिक एसिड। ये बात हो गई इसकी। अब नेक्स्ट डिस्कशन आता है जिबरेला से, यानी कि जिबरलिक एसिड से, कि इसमें अगर आप देखें तो आप नाम देखेंगे GA1, GA2, ZA गिबरलिक एसिड 1, देन गिबरलिक एसिड 2, देन गिबरलिक एसिड अप टू जिबरलिक एसिड 100 तक हमारे पास रिपोर्ट आज के डेट में किए जा चुके हैं। इनमें से ZA1 was discovered फर्स्ट डिस्कवर्ड। आप कहीं कहीं देखेंगे कि किसी बुक में मेंशन है GA3 के बारे में, कि GA3 को लेकर एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं। ऐसा नहीं कि GA3 की डिस्कवरी पहले हुई है, ये बात दिमाग में रख लें, क्योंकि बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि हम बार बार GA3 पढ़ते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि इसको लेकर हमने एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा किए हैं। वैसे अगर बात की जाए कि डिस्कवरी किसकी, तो GA1, इसीलिए इसे हमने 1 बोला है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके बायोएसे की, यानी कि इसके टेस्ट की। तो अगर आप एक शॉर्ट प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, शॉर्ट हाइटेड प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, मेंडल की बात माने तो मान लीजिए इसका जीनोटाइप कैसा है? स्मॉल टी स्मॉल टी। और अब हमने इसे क्या किया? गिबरलिक एसिड प्रोवाइड करवा दिया, गिबरलिक एसिड अप्लाई कर दिया, गिबरलिक एसिड इज अप्लाइड, तो इफेक्ट तो दिखेगा ही।
Now, as a result of gibberellic acid, this dwarf plant gets converted into a tall plant. ये dwarf plant किस में convert हो गया? एक tall plant में. tall plant में. ठीक है, ये plant कैसा है? tall. ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इनिशियली तो इसका जीनोटाइप स्मॉल टी था, एग्री, जिसकी वजह से ये ड्वार्फ था. अब ये टॉल हो गया है, तो क्या इसका जीनोटाइप चेंज होगा? आंसर इज नो. स्टिल इसका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा. तो आप कहेंगे कि ये तो टॉल है, बट ये अपने जीनोटिपिक की वजह से नहीं है, ये आउटर साइड से जो हमने गिबरलिक एसिड अप्लाई किया है उसकी वजह से है. अगर आप इसके नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, इसका जीनोटाइप मेंटेन्ड है और वो वापस से अपने ड्वार्फ जैसा ही सीड बनाएगा, अपनी खुद की लाइफ ये टॉल में गुजार देगा ना. अब यहाँ पर एक्चुअली इस गिबरलिक एसिड ने किया क्या, तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए. ये है इंटरनोड और ये है दूसरा इंटरनोड नोड. ठीक है, यानी कि ये है एक नोड और ये है दूसरा नोड. एक नोड और दूसरे बीच नोड के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है, इसे आप क्या कहते हैं? इंटरनोड. यानी कि अगर आप यहां देखें तो ये इस नोड और इस नोड के बीच में जो ये लेंथ बचती है, इस स्पेस को आप क्या कहते हैं? इंटरनोड. इसने एक्चुअली इंटरनोडल इलोंगेशन करवा दिया. सो गिबरलिक एसिड ने क्या किया? इंटरनोडल इलोंगेशन. इंटरनोडल इलोंगेशन यानी कि इंटरनोड के डिस्टेंस को इलोंगेट कर दिया, जिसकी वजह से ये प्लांट क्या हो गया? टॉल हो गया. ठीक है, यानी कि हम ड्वार्फ प्लांट को कन्वर्ट कर सकते हैं टॉल प्लांट में उसी जनरेशन में. ठीक. अच्छा, उसके बाद आता है इसका, एक बार देखते हैं अपने एनसीईआरटी को. दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3. However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied form. All GAs are acidic. यहाँ पर बोला गया है however gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellins to be discovered. ये नहीं कि GA3 को ही फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, GA1 को किया गया था, उसके साथ साथ GA3 भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेकिन GA3 को हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, ये हमने पहले भी आपको बोला था. GA3 को लेकर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं, इसलिए GA3 का इंपॉर्टेंस आप हर जगह देखेंगे. हर जगह आप देखेंगे GA3 ही रिटर्न मिलेगा. लेकिन डिस्कवरी वाइज अगर हम कहें तो GA1, then GA2, then GA3. So was one of the first gibberellin. ऐसा इसने नहीं बोला कि GA3 was the first gibberellin to be discovered. अगर ऐसा होता तो was one of the first लाइन आपको नहीं मेंशन की होती, ये डायरेक्ट लिखता कि was the first gibberellic acid to be discovered. ऐसा इसने नहीं लिखा है, was one of the first gibberellin to be discovered. So I think इससे रिलेटेड डिलेमा आपके अंदर नहीं होगी. They produce a wide range of physiological response in plants. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grapes stalks. ग्रेप्स के स्टॉक में क्या करता है? मान लीजिए आपके पास ये जैसे कि ग्रेप्स है ना, ये ग्रेप्स लगे हुए हैं, तो अगर आप इसको गिबरलिक एसिड प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या करेगा? ग्रेप्स को आपस में स्पेस मिल जाएगा ग्रो करने के लिए, जिसके कारण ग्रेप्स बड़े भी होंगे, हेल्दी भी होंगे और जल्दी खराब भी नहीं होंगे. गिबरलिन्स कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप. आपने मार्केट में बहुत अच्छे खासे साइज के एप्पल देखे होंगे. इट इज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस गिबरलिन. दे ऑल्सो डिले सीनेसेंस. सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, यानी कि गिबरलिक एसिड जो है ये एजिंग को डिले करते हैं, यानी कि एजिंग बाद में लाते हैं. These fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period. और जिसका फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए एक ही बार फसल, अगर कोई फार्मर है तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई एक फसल है जो अचानक एक ही बार तैयार हो जाए, तब तो उस फार्मर को बिल्कुल मजबूर हो जाएगा कि एट अ टाइम उसको सेल करना ही करना है, नहीं तो सारी फसल उसकी सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी. लेकिन अगर गिबरलिक एसिड है उसमें,
तो ये क्या करेगा, डिले करेगा सेनेसेंस को, एजिंग जल्दी नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जो फार्मर है वो स्लॉट्स में, बैचेज में उसको सेल कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी फसल भी खराब नहीं होगी और उनको उससे नुकसान भी नहीं होगा। GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. ब्रूइंग इंडस्ट्री तो जानते ही होंगे। माल्टिंग प्रोसेस यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस को इनहेंस कर देता है, स्पीड अप कर देता है, जल्दी करवाता है। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ ग्रिबलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। अगर आप शुगर केन की के पौधे को देखें, शुगर केन के प्लांट को देखें, तो शुगर केन क्या है, शुगर केन का शुगर होता ही इसके स्टेम में है ना। ये मान लीजिए इसका रूट फाइब्रस, और ये रही इसकी स्टेम, और ये रहा इस स्टेम का नोड। अगर आप इसको गिबरलिक एसिड सप्लाई करवा देते हैं, तो अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ आफ्टर इफेक्ट, कि इसके इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगी, जिसके कारण सपोज ये नोड यहाँ है तो सेकेंड नोड इसकी यहाँ हो जाएगी। देन तो आप ये देख पा रहे हैं कि इंटरनोडल इलोंगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। नाउ thus increasing the yield by this much as 20 tons per acre। ये डेटा आपको दिया हुआ है कि इतने डेटा से उसकी प्रोडक्टिविटी यील्ड इनहेंस हो सकती है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विथ जीएस यानी कि गिबरलिक एसिड्स हैस्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड। हैस्टेंस मतलब फास्टेंस, फास्ट कर देता है, thus लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसमें देखें तो अगर आप देख पाएंगे कि कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मतलब कोनिकल प्लांट्स, यानी कि अगर आप देखें तो जो कोनिकल प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब ये कोनिकल प्लांट है। कोनिफर्स में आपके आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, जैसे कि पाइनस, उसके बाद आ जाता है आपका सेड्रस। ये दो एग्जाम्पल्स कॉनिफर्स में लिए जाते हैं। कॉनिफर्स में, कॉनिफर्स में ये दोनों ही एक तरह के जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें जब सीड आएगी, इसमें जब सीड आएगा, ठीक है, उसके बाद सीड जर्मिनेट करेगा, फिर से प्लांट बनाएगा, फिर से प्लांट बनाएगा, और फिर इस प्लांट में सीड आएगा। तो अगर यहां से यहां तक की प्रोसेस को देखें कि सीड आना और सीड का प्लांट में कन्वर्ट होना और फिर से जाकर सीड बनाना, तो ये लगभग 20 से 25 साल का एक ऑन एन एवरेज अगर माने तो 20 to 25 ईयर्स का ये इवेंट होता है, नियर अबाउट 20 ईयर्स, ठीक है। अब जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज बोलते हैं चाइल्डहुड फेज बिफोर रिप्रोडक्शन। सो यहाँ जब सीड ने जर्मिनेट किया, सीड बना, जर्मिनेट किया और ये प्लांट बनाया, इसको आप कहते हैं इसने अपनी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट की, और इसी वेजिटेटिव फेज को आप कहते हैं जुवेनाइल फेज, अपनी चाइल्डहुड फेज। नाउ द प्लांट विल अंडरगो, जैसे एनिमल्स जाते हैं प्यूबर्टी, अब इसमें क्या होगी, फ्लावरिंग, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म है तो फ्लावर तो आएगा नहीं, इसमें फिर ओव्यूल बनेंगे, सीड सेट होगा, तो यानी कि अब इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा, अब इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा। अब यहां पर अगर हम इसको गिबरलिक एसिड दे देते हैं, गिबरलिक एसिड अगर हम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसके जुवेनाइल फेज को, यानी कि इस फेज को ये कम कर देगा, शॉर्ट कर देगा, ठीक है, इस फेज को ये कम कर देगा, और रिप्रोडक्टिव वाली फेज यानी कि सीड आया और सीड से ये इतना वक्त ना लगे, सीड में प्लांट आएंगे और तुरंत के तुरंत सीड तैयार हो जाएगा सीड के लिए, यानी कि सीड जर्मिनेशन, देन प्लांट इज ग्रोन, देन अगेन सीड इज सेट, और ये टाइम इस 20 से 25 साल जो है ये टाइम घटकर ये आ जाएगा 10 से 12 साल के बीच में, यानी कि इसने क्या किया, इस पीरियड को घटा दिया। यही यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है कि स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद, कॉनिफर्स मीन्स यही स्पेशली जिम्नोस्पर्म, आपके पाइनस एंड सेड्रस, विद गिबरलिक एसिड, हेस्टेंस मीन फास्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड, दस मैच्योरिटी पीरियड को ये फास्ट कर देते हैं,
thus leading to early seed production. Gibberellins also promotes bolting, that is internodal elongation, just prior to flowering in beet, cabbage and many plants with रोजेट habitat. रोजेट habitat जैसे कि आप कह सकते हैं, आपने देखा होगा कैबेज, पत्ता गोभी। तो अगर आप कैबेज को देखें तो कैबेज क्या है, कलर चेंज कर देते हैं। कैबेज क्या है, ऐसा लगता है कि बहुत पास 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 इसके लीव्स एक साथ हैं और एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ना। इसको लार्जेस्ट बर्ड भी बोलते हैं। ये है आपके पास कैबेज, ठीक, और इसीलिए इसको हम लार्जेस्ट बर्ड भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट बर्ड तो आप कहेंगे कैबेज। तो अगर आप इस कैबेज में अगर आप गिबरलिक एसिड सप्लाई करवाते हैं तो ये क्या करेगा, एक्चुअली इसके इंटरनोडल डिस्टेंस इतने कम है कि ये लीव्स इसके इतने पास पास हो जाते हैं कि इट फॉर्म्स द रोजेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें अगर आपने गिबरलिक एसिड दे दिया तो इसके स्टेम्स क्या होंगे, इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगा। यानी जो इलोंगेशन, जो इंटरनोड्स, जो नोड्स बहुत पास पास थे, अब वो क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे ड्यू टू इंटरनोडल इलोंगेशन। तो अब ये लीफ इस तरह से खुले खुले होंगे, यानी कि अब इस तरह से वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ना होकर वो खुले खुले होंगे, ठीक है। और उसके बाद इनमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी, यानी कि इंटरनोडल इलोंगेशन होने की वजह से उसके एक तो लीफ खुल जाएंगे, दे आर नॉट क्लोज लाइक रोजेट्स, और अब इसके ऊपर क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो जाएंगी। फ्लावरिंग इसी को बोला जाता है ड्यू टू इंटरनोडल इलोंगेशन, इसी को बोलता है इट इंक्रीजेस बोल्टिंग। ये था रोजेट प्लांट्स, ये था रोजेट प्लांट, और ये आफ्टर इफेक्ट है कि इट इंक्रीजेस द इंटरनोडल इलोंगेशन, और इसी को हम बोलते हैं बोल्टिंग। नाउ अब बात आती है आपकी साइटोकाइनेंस की। तो यहाँ पर गिबरलिक एसिड से कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और कि गिबरलिक एसिड प्रोमोट्स फ्लावरिंग, और खास करके कहाँ फ्लावरिंग इंक्रीज करता है, ये लॉन्ग डे प्लांट में। सो लॉन्ग डे प्लांट में ये प्रोमोट क्या करता है, फ्लावरिंग को। और दूसरी कि गिबरलिक एसिड प्रोमोट्स इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इस टॉपिक में है, इस चैप्टर में है, हम लेटर ऑन बहुत ही डिटेल में उसे डिस्कस करेंगे। अब एक नेक्स्ट आता है आपके पास जिसका नाम है साइटोकाइनिन। अब अगर हम साइटोकाइनिन से रिलेटेड चीज़ें देखें तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है, जो इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कि बेसिक है, बाकी सारे एसिडिक हैं। सो साइटोकाइनिन हैव ए स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और सबसे पहली चीज, ओनली बेसिक हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो बेसिक इन नेचर है, बाकी सब एसिडिक है। यही इकलौता एक ऐसा है जिसका नेचर क्या है, बेसिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ओनली बेसिक हार्मोन। और इसका रोल कहाँ है, इफेक्ट साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन में। एंड वे आर डिस्कवर्ड एज काइनेटीन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, अ प्यूरिन। एडेनिन प्यूरिन, एडेनिन क्या है, एक तरह का प्यूरिन है, हम डिस्कस करेंगे इसे। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग एक तरह की फिश होती है। तो अब इसमें क्या देखा गया है, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। Kinetin does not occur naturally in plants. Search for natural substances with cytokinin like activities lead to the isolation of zeatin from corn kernels and coconut milk. Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occur. For example, root apices, developing root buds, shoot buds, not root buds, developing shoot buds, young fruit, etc. It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth, and adventitious shoot formation. Cytokinins help overcome the apical dominance. They promote nutrient mobilization which help in the delay of senescence. अब ये पूरी इंफॉर्मेशन है क्या साइटोकाइनिन से रिलेटेड। अभी हमने एक रीडिंग ली, उसके बाद हम देखते हैं कि साइटोकाइनिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्या।
अब चलिए इसके डिस्कवरी के पार्ट पर। तो हुआ क्या, ये सपोज कीजिए कि ये एक प्लांट है और ये एक टोबैको का प्लांट है। ये एक टोबैको प्लांट है, टोबैको तंबाकू का, इट्स अ टोबैको प्लांट। अब इस टोबैको प्लांट के में पिथ है, पिथ, पिथ आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। टोबैको प्लांट का पिथ है, इस पिथ में से टिश्यू निकाला गया और वो टिश्यू कैसा है, पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस। ठीक है, उस पिथ में से जो टिश्यू निकाला गया, दैट टिश्यू इज पैरेनकाइमेटस। अब इसको लेकर, इस टिश्यू को लेकर कल्चर किया गया। इस टिश्यू को, पूरी कहानी आपके सामने है, इसे क्या किया हमने, कल्चर किया, कल्चर किया। यानी कि इस पिथ के टिश्यू को हमने, पैरेनकाइमेटस टिश्यू, इसे हमने कल्चर किया और हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें ऑक्सीन डाल दिया। इसमें हमने क्या किया, इस कल्चर में ऑक्सीन इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये हमने ऑक्सीन कहाँ से निकाला था, ये हमने ऑक्सीन लिया था, दो जगह से आप ले सकते हैं, या तो कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, या आप ले सकते हैं ईस्ट एक्सट्रैक्ट से, फ्रॉम ईस्ट एक्सट्रैक्ट। यानी कि ये दो सोर्सेस हैं ऑक्सीन के। यहां से आपने क्या किया, ऑक्सीन निकाला और ऑक्सीन को कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, इस कल्चर में। कल्चर किस चीज का है, ये आपके सामने है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमें एक चीज देखने को मिला कि इसमें क्या मिला, इसमें हमने मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मिल गए, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, कैलस, कैलस इज ऑब्टेन्ड। यानी किसने क्या करवाया, इस सेल ग्रोथ को, इसने खूब सारा सेल ग्रो करवाया, जिसे हमने क्या बोला, कैलस। यानी कि कैलस को हम किसे बोलते हैं, कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। इसमें अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, ये अनडिफरेंशिएटेड है मास ऑफ सेल्स। सो अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, इसे आपने क्या बोला, कैलस। वेरी गुड। नाउ अब ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे स्कूग, स्कूग अपने कलीग्स के साथ मिलकर किया था, बट नाम उन्हीं का लिया जाता है, स्कूग। उसके बाद एक साइंटिस्ट है मिलर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया दैट केमिकल, ठीक है, जो है उसको उन्होंने बोला कि काइनेटिन है। तो मिलर ने क्या किया, हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग एक तरह की फिश होती है, हेरिंग एक तरह की फिश होती है, इस फिश के स्पर्म से, इस फिश के स्पर्म से उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया और इस डीएनए में उन्होंने बोला कि इस डीएनए में काइनेटिन है, ठीक, काइनेटिन, जो कि अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन है, ठीक। और इसको उन्होंने बोला, इसको उन्होंने बोला कि ये जियाटिन है। यानी कि अगर एनिमल से अगर हम ऑब्टेन करेंगे, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जियाटिन। कहाँ कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं हम जियाटिन को, तो कॉर्न कर्नल से और कोकोनट वाटर से भी हमें ये मिल सकता है, कोकोनट वाटर से भी। अब एक पॉइंट यहाँ पर आपको नोटिस करना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना चाहिए कि अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन या फर्स्ट आइसोलेटेड साइटोकाइनिन, तो आप कहेंगे काइनेटिन। काइनेटिन क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड भी है और फर्स्ट आइसोलेटेड भी है, ठीक है, आइसोलेटेड साइटोकाइनिन।
काइनिन, तो आप कहेंगे काइनेटिन। लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट, स्पेसिफिकली ये दे दिया जाए, फर्स्ट आइसोलेटेड साइटोकाइनिन फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट बोल दिया जाए स्पेसिफिकली आपको, तब आप कहेंगे जियाटिन। ठीक है, तब आप साइटोकाइनिन काइनेटिन नहीं बोलेंगे, बल्कि तब आप बोलेंगे जियाटिन। मिया जिया मेज बोलते हैं ना भुट्टे को, तो उसमें कॉर्न यहाँ पर बोला था ना आपको, कॉर्न है ना, तो इसलिए इसको जियाटिन, उससे आप याद रख सकते हैं। प्लांट के लिए जिया मेज, उससे आप याद रख सकते हैं इस पॉइंट को। ना अब आती है इसकी कि बायो ऐसे क्या बोला था। तो बायो ऐसे कि किस में हमने टेस्ट किया था, तो टोबैको पिथ कल्चर हमने टेस्ट किया था। ये एज को भी, सीनेसेंस को भी डिले करता है ना। साइटोकाइनिन से रिलेटेड एक सीनेसेंस वाला एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रिचमॉन्ड्स लैंग इफेक्ट। इसमें उन्होंने क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे रिचमॉन्ड, उन्होंने क्या किया था, एक लीफ लिया था, एक लीफ लिया था। उस लीफ को उन्होंने क्या किया था, ऐसे ही छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद, आफ्टर 4-5 डेज, अब ये लीफ क्या हो गई, सूख गई। ये लीफ क्या हो गई, सूख गई, ड्राई हो गई, सूख गई। लेकिन अगर उन्होंने उस लीफ को साइटोकाइनिन, इसको साइटोकाइनिन प्रोवाइड करवा दिया था, साइटोकाइनिन, सो साइटोकाइनिन उन्होंने दे दिया, तो उन्होंने उसको देखा, ऑब्जर्व किया। आफ्टर सेम 4-5 डेज उन्होंने देखा कि वो लीफ वैसी की वैसी ही है ना। उसमें क्या हो गई, यंग थी इस वक्त, एंड आफ्टर 4-5 डेज स्टिल इट्स यंग। ठीक है, यानी कि एक्चुअली साइटोकाइनिन ने क्या किया कि ये साइटोकाइनिन ने डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल को रोक दिया। यानी कि साइटोकाइनिन ने क्या किया, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको रोक दिया, जिसकी वजह से इसकी एजिंग नहीं हो पाई। और इसी को हमने बोला रिचमॉन्ड्स लैंग इफेक्ट। ये लीफ को लेकर एक्सपेरिमेंट था, साइटोकाइनिन पीजीआर था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर, और एनसीईआरटी क्या कहती है, क्लोरोप्लास्ट, ये आपको बात यही बताई गई है, टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लैटरल शूट फॉर्मेशन एंड लैटरल एडवेंटिशियस ग्रोथ, रूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, ये सब इसके रोल्स हैं। यानी कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीफ, इट प्रोमोट्स क्लोरोप्लास्ट डिवीजन, इट ओवरकम्स एपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, अब इट प्रोमोट्स एडवेंटिशियस शूट। एडवेंटिशियस शूट में यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखना है कि अगर ऑक्सीन बाई साइटोकाइनिन का रेशियो अगर मोर देन 1 है, तो रूट बनेगा, इट विल प्रोमोट रूट फॉर्मेशन। लेकिन अगर ऑक्सीन बाई साइटोकाइनिन का रेशियो अगर लेस देन 1 है, तब बनेगा शूट, इट विल प्रोमोट शूट फॉर्मेशन। ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन, जो कि है आपके पास इथिलीन, एंड इसके बाद हमारे पास आएगा एब्सिसिक एसिड। ये हम डिस्कस, और इसके बाद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फोटोपैरोडिज्म, वर्नलाइजेशन, और तब जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में इन दोनों हार्मोन्स यानी कि इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, और इसके साथ साथ हम फोटोपैरोडिज्म और ये आपके पास वर्नलाइजेशन है, इसे हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अगर किसी भी तरह की किसी को दिक्कत हो रही है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ ऐसा तो हम नहीं करते कि अपने वीडियो के एंड में मैं बोलूँ, बट अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको इसके कंटेंट पसंद आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप देख लें, तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Hope so for your support. Thank you so much. Meet in another video. Take care. Bye bye.